जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोग को फिर एक बार आरबीए स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम जीएस का और वो टॉपिक है, आज पढ़ना है इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति, अर्थात देश में बढ़ रहे लगातार महंगाई का जिम्मेवार कौन है। देश में बढ़ रहे महंगाई का जिम्मेवार कौन है, इसके लिए बताने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात है, किसी भी देश का, कोई भी देश हो, उसका आर्थिक नीति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आर्थिक नीति कितने प्रकार के होते हैं। आर्थिक नीति दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर राजकोषीय नीति या राजस्व नीति, राजस्व नीति या राजकोषीय नीति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति। समझ गए ना। तो लेकिन अब प्रश्न है कि राजकोषीय नीति को कौन हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। तो राजकोषीय नीति को अब ध्यान से देखिए कि उस देश का गवर्नमेंट अर्थात सरकार हैंडल करता है। राजकोषीय नीति से संबंधित सभी रूल एंड रेगुलेशन को गवर्नमेंट अर्थात सरकार बनाते हैं, जबकि मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित सभी रूल एंड रेगुलेशन को उस देश का सेंट्रल बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक बनाता है। और आप लोग को तो मालूम है, अपने देश भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अर्थात हमारे देश में फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति को सरकार हैंडल करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति को आरबीआई, ठीक है, हैंडल करते हैं। इनसे संबंधित सभी नियम और व्यवस्था को सुचारू रूप से देखने का काम इनका है। और आगे अब बात आया, ये लोग किस पॉलिसी के तहत में सभी नियमों को देखते हैं और महंगाई को बढ़ाने में भी बढ़ाते भी हैं और महंगाई को कंट्रोल करते कैसे हैं। आज ये बहुत बड़ी टेक्निक समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो अभी बताए मौद्रिक नीति और राजस्व नीति, ये प्रत्येक दो प्रकार के होते हैं, दोनों दो प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से पहला आ गया विस्तारवादी नीति। देखिए ध्यान से, पहला बोले मैंने विस्तारवादी नीति। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? विस्तारवादी नीति, जिसे कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, देखिए नाम के मुताबिक विस्तारवादी नीति में क्या करता है। और आप लोग को तो मालूम है कि हम क्या बोले, जो भी राजस्व नीति होता है सरकार बनाता है। तो सरकार विस्तारवादी नीति के अंतर्गत में ज्यादा से ज्यादा मनी पब्लिक के हाथों में, लोगों के हाथों में देते हैं। इसलिए यहां पे गवर्नमेंट अर्थात सरकार का खर्च, सरकार के रिवेन्यू अर्थात आय से, इनकम से ज्यादा होता है। आप लोग तो इतने जरूर समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट, सरकार विस्तारवादी नीति कब अपनाते हैं? इलेक्शन के टाइम में, जब वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन से पहले, आचार संहिता से लागू होने से पहले, इलेक्शन कंडक्ट लागू होने से पहले, वो तरह तरह के प्रलोभन के तहत में क्या करते हैं? बहुत सारे स्कीम को पास करते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ आए कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करता है और वोट मिले ज्यादा से ज्यादा। इसलिए विस्तारवादी नीति इलेक्शन से पहले और सरकार ये अपनाता है और इसमें अपने खर्च को ज्यादा बढ़ाता है। किसके मुकाबले? आय के मुकाबले। तो जब ये खर्च को बढ़ाता है तो कैसे? देखिए, खर्च बढ़ाने का मतलब है नए नए स्कीम लेकर आएगा। तो जब नए स्कीम लेकर आएगा तो फिर क्या होगा? उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक के हाथों में मिलेगा। इसलिए मैंने यहां पे सी बोला, और सी क्या हो जाता है? देखिए, बढ़ जाता है। सी फॉर कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब खर्च। जब आदमी के हाथों में पैसा होगा तब तो बहुत जल्दी जाएगा ना, उड़ते हुए जाएगा। चलो एसी खरीद लेते हैं, डीसी लगा लेते हैं ना। इसलिए आदमी का खर्च अर्थात कंजप्शन बढ़ जाता है। और जब आदमी का खर्च हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर जो पैसे जाएंगे मार्केट में वो बिजनेसमैन को मिलेगा। तो फिर वो धीरे धीरे बिजनेसमैन अपना क्या करेगा? निवेश को बढ़ाएगा। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, आई, इसको भी बढ़ा जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नए नए कल कारखाना लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा तो लुटा रहा है।
तो फिर उस समय में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो पैसा जब बढ़ रहा है तो समझ ले इन्वेस्टमेंट, जब कंपनी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सिंपल बात है ना कि जीडीपी का तो मालूम ही है, जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो नए नए कल कारखाना लगेगा, मतलब जीडीपी जीडीपी बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने बोला जीडीपी ग्रोथ अर्थात बढ़ना। लेकिन एक बात तो है कि जब जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूला से हर एक पब्लिक के हाथों में पैसे होंगे, इसलिए पब्लिक ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदने का कोशिश करेगा, और वस्तु पब्लिक को खरीदने के पहुंच में होगा, तो इससे महंगाई भी बढ़ेगा। क्या बढ़ जाएगा बोलिए, महंगाई। अर्थात हम यही कहते हैं कि सरकार का भी हाथ है महंगाई बढ़ाने में। देख लीजिए, जिस सूत्र के द्वारा मैंने पढ़ाया उस टेक्निक से आप लोग को मालूम है, जब सरकार इलेक्शन से पहले विस्तारवादी नीति अपनाते हैं तो इससे महंगाई बढ़ता है। जीडीपी विकास तो होता है परंतु महंगाई भी बढ़ता है। तो महंगाई भी बढ़ता है तो जिम्मेवार एक गवर्नमेंट भी है महंगाई बढ़ाने में। समझ गए ना, महंगाई जो बढ़ रहा है देश में, इसका जिम्मेवार सरकार भी है। आप लोग पता लगा, ये सूत्र से समझिए। ठीक है, अगला बात आप लोग जैसे में दूसरा आता है कि आरबीआई कैसे महंगाई बढ़ाता है। चलो देखिए, चूंकि मैंने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन अपनाते हैं देश में, कौन बनाते हैं, आरबीआई। उसने भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाता है आरबीआई भी, जिसका मतलब विस्तारवादी नीति। इसके अंतर्गत आरबीआई अपना रेपो रेट, क्या बोले, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को ब्याज यानी धन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जिस दर पर आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट को आरबीआई घटा देता है, मतलब रेपो रेट को घटाने का मतलब बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा। समझ रहे हैं ना, तो जब बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो बैंक भी मार्केट में जगह जगह पर ऑफर लगाकर, दीपावली ऑफर है तो होली ऑफर है, दुर्गा पूजा ऑफर है, कस्टमरों को लुभाते हैं, प्रलोभन देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन लीजिए, है ना। और जब लोन ज्यादा से ज्यादा लेंगे हम लोग तो फिर क्या होगा, तो वहां पे कंजप्शन बढ़ेगा। क्योंकि लोन लेंगे तो कुछ तो करेंगे, घर बनाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ खरीदेंगे, एसी फ्रिज खरीदेंगे, मोबाइल लेंगे लोन पर, है ना। आज तो ये चल रहा है। तो फिर जब कंजप्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो समझ लीजिए कि मार्केट में बिक्री भी तो बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण से जीडीपी का विकास हो जाएगा, यानी जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन आदमी के हाथों में पैसे होगा, लोन पर लेंगे तो फिर सामान तो बिकेगा ज्यादा, बिकेगा मतलब महंगाई तो आएगा, महंगाई आएगा। तो बताइए, महंगाई बढ़ाने में जितना जिम्मेवार सरकार है उतना जिम्मेवार क्या आरबीआई नहीं है, है ना। तो महंगाई बढ़ाने में दोनों जिम्मेवार हैं। समझ गए ना, महंगाई बढ़ाने में दोनों जिम्मेवार है। अब मैं बताता हूं कि फिर महंगाई कंट्रोल कैसे करता है। ये दोनों यूनिट यानी गवर्नमेंट और सरकार दोनों के दोनों महंगाई कैसे बढ़ाते, कंट्रोल करते, नियंत्रित। चलिए देखिए, इन दोनों का एक दूसरा नीति है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। क्या समझे, देखिए ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का हिंदी होता है संकुचनशील, संकुचनकारी, संकुचनकारी नीति। ध्यान से सुनिएगा, आज समझ में आ जाए। संकुचनकारी नीति में क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्च कम होता है और सरकार की बचत ज्यादा होता है, आय ज्यादा होता है। आप लोग को मालूम है, आप लोग तो बहुत तेज है, तो मालूम है ना, जब इलेक्शन एक बार संपन्न हो गया, इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो सरकार अपनाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, संकुचनकारी नीति। अब कोई फंड नया पास नहीं होगा, कोई नया कुछ चलेगा नहीं स्कीम, नया कोई जनधन योजना, किसान सम्मान योजना, सम्मान निधि योजना, कुछ नहीं बनेगा नया। क्योंकि अब तो इलेक्शन में जीत गए ना, अब क्या चाहिए, अब तो कुछ नहीं, किसी को तो लॉलीपॉप देना नहीं है। तो क्या करना है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करता है कि जो चल रहा है स्कीम उसी को चलने दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टैक्स का दर यानी पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स सबको बढ़ा देगा। तो जब वो टैक्स को बढ़ाएगा तो उसका बचत तो ज्यादा होगा ना, सेविंग, पैसा ज्यादा आएगा, खर्च कम पैसा ज्यादा।
और जब पैसा बचा के रखेंगे तो फिर अगले 5 साल में इलेक्शन आएगा, तो इलेक्शन से 1 साल पहले से खूब खर्चा करेंगे, तो कौन पॉलिसी अपनाएंगे? फिर से आ जाएगा विस्तारवादी नीति। देखिए गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं, विस्तारवादी नीति फिर आ जाएगा। और अभी कौन अपना रहा है? कौन? संकुचनकारी नीति। जब इलेक्शन खत्म होता है तो संकुचनकारी नीति पर आ जाते हैं और अपने एक्सपेंडिचर को, खर्च को कम करता है गवर्नमेंट और आय को बढ़ाता है। और इसके कारण से आय को बढ़ाएगा कैसे? टैक्स बढ़ाकर। तो जब टैक्स बढ़ाएगा, पब्लिकों को पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी के पास पैसा होगा नहीं, तो आदमी खर्च तो नहीं करेगा। बात तो सही है ना, पैसा तो है ही नहीं तो खर्च कहां करेगा? इसलिए सोच लीजिए कंजप्शन डाउन हो जाएगा, यानी खर्च घट जाएगा लोगों का। तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी घटेगा, क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं है, खर्च नहीं करेगा तो कंपनी का सामान बिकेगा नहीं, तो कंपनी बनाएगा क्यों? इसलिए इन्वेस्टमेंट भी डाउन हो जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट डाउन होगा तो समझ लीजिए जब सामान बन ही नहीं रहा तो जीडीपी डेवलपमेंट करेगा कि जीडीपी डाउन होगा? डाउन होगा ना, तो ये जीडीपी हो गया क्या? डाउन। तो अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है जो गवर्नमेंट को चिंता है, वो तो विस्तारवादी नीति अपना के जीडीपी को बढ़ा देता है। यहाँ पे सॉरी जीडीपी डाउन हो गया तो गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं आने वाला है। आएगा तो फिर जीडीपी बढ़ा लेगा और दिखा देगा कि हम तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, तो फिर अपना जीतेगा। तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन एक फायदा की सौदा है, महंगाई घट जाएगी, क्योंकि आदमी के हाथों में पैसे नहीं है संकुचनकारी नीति में, तो आदमी खरीद नहीं पाएगा सामान, मतलब महंगाई डाउन, घट जाएगा। समझ गया ना पॉलिटिक्स। दूसरा हो गया आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कैसे अपनाता है? बताए, रेपो रेट। रेपो रेट वह दर जिस पर बैंकों, व्यवसायिक बैंकों को आरबीआई लोन देता है। रेपो रेट को ये बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अगर 7% रेपो रेट है तो आरबीआई क्या कर देंगे? 8% कर देंगे। तो जब 8% हो जाएगा तो सभी व्यवसायिक बैंक, पीएनबी, एसबीआई आरबीआई से लोन नहीं लेगा, क्योंकि महंगा लोन हो गया ना। लेगा भी तो महंगा लेना पड़ेगा, तो कम से कम अपने ग्राहकों को बैंक तो कम से कम 10% पर देगा, तब तो उसको बेनिफिट। 2% होगा तो अपने कर्मचारियों को वेतन देगा, तो वो अगर 10% पर देगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक क्या बोलेंगे? अरे भाई अभी नहीं लेंगे लोन, क्योंकि बहुत महंगा चल रहा है, तो नहीं लेगा ना। तो आदमी क्या होगा? लोन नहीं लेगा। बैंक जब नहीं लेगा तो आदमी भी नहीं लेगा। महंगाई में नहीं लेंगे लोन तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, यानी कोई नया तरह के कोई सामान नहीं खरीदाएगा, निवेश घट जाएगा। निवेश घटने का मतलब नया सामान नहीं खरीदाना, नया कुछ बनाना नहीं, ना कोई घर बनाएगा, ना कोई जमीन बनाएगा, कुछ नहीं। और इससे लोगों का उपभोग खर्च भी कम जाएगा। तो जब खर्च कम जाएगा तो सीधे समझ लीजिए कि जीडीपी डाउन हो जाएगा, जीडीपी घटेगा। लेकिन अभी तो कोई चिंता है नहीं, और इसी के साथ महंगाई भी घटेगा। ठीक है ना? तो आप लोग अभी समझ में आया ना कि विस्तारवादी नीति से आरबीआई और सरकार दोनों महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है, और संकुचनकारी नीति द्वारा ये दोनों के दोनों महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थात महंगाई के लिए जिम्मेवार कौन है? आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है ना? और किसको करना चाहिए था कंट्रोल? इतनी महंगाई बढ़ रहा है, इसका कंट्रोल कौन कर सकता था? और किसको करना चाहिए था? आज देश में कौन जिम्मेवार है? समझ में आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। चले देखिए और बताते हैं। अब क्या है हमारे देश में कि चेक्स एंड बैलेंस नीति पर काम करते हैं हमारे देश का पॉलिटिक्स। जब सरकार इलेक्शन के टाइम में लोगों को पैसा बांट रहा होता है, अर्थात विस्तारवादी नीति अपनाता है विस्तारवादी, तो आरबीआई उसी समय में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाता है। इसको अपनाना भी चाहिए, ताकि लोगों को पैसा बटेगा, रेपो रेट बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सोचेगा कि अभी घर नहीं बनाते हैं, ब्याज दर आरबीआई ज्यादा दे रहा है, तो इसी में जाके पैसे को जमा कर देते हैं। तो फिर क्या होगा? आदमी, सरकार का काम भी बन जाएगा पैसे बांट के, और आराम से वो जीत भी सकते हैं अपने नए नए फंड पास करके, और क्या हो जाएगा? महंगाई भी कंट्रोल में रहेगा। आरबीआई कर सकता है कॉन्ट्रैक्शनरी। इसको चाहिए एक दूसरे के विरोधाभास। जब सरकार विस्तारवादी नीति अपनाए तो आरबीआई को संकुचनकारी नीति अपनाना चाहिए, है ना? एकदम सुझाव देखिए, ध्यान दीजिएगा। और जब सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाने लगे इलेक्शन के बाद, तो आरबीआई को विस्तारवादी अपनाना चाहिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब संकुचनकारी नीति अपनाएगा गवर्नमेंट तो लोगों को जीडीपी डेवलपमेंट नहीं होगा, जीडीपी विकास रुक जाएगा, तो क्या होगा? लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। एक और नया
पॉइंट आ गया, वो है क्या? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी यहां से उत्पन्न हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसी समय में जब सरकार संकोचनकारी नीति अपनाए, उसी समय में आरबीआई अगर क्या अपनाएगा? विस्तारवादी नीति, तो लोगों को हाथों में कुछ पैसे रहेंगे, बेरोजगारी की समस्या नहीं होगा, उद्यम को अर्थात फर्म्स को, इंडस्ट्री को भी तरह तरह के क्या होगा? ब्याज पर पैसे मिलेंगे, तो अपना बिजनेस को अच्छे तरह से चला सकेगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, है ना? तो बेरोजगारी की भी समस्या हो सकता है। तो एक दूसरे के विपरीत इसको काम करना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्शनरी तो फिस्कल, और फिस्कल तो कॉन्ट्रैक्शनरी, है ना? विस्तारवादी तो संकुचनकारी, और संकुचनकारी तो विस्तारवादी। ठीक है, अब आगे, ठीक है ना? तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा ना? समझ में आ गया पूरा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए ऐसे ऐसे ही पूरा सिलेबस मैं बीपीएससी और यूपीएससी के लिए जीएस का एक एक पॉइंट और एक एक लाइन से सिलेबस लेकर आता रहूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।